नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीकेवी युग में। आज हम लोग भारत का भौगोलिक सामान्य परिचय पढ़ने वाले हैं। तो आज 3 टॉपिक पे हम लोग देखने वाले हैं। पहला, भारत का नाम, पहले नाम देखेंगे, फिर उसके बाद आकार और स्थिति, आकार और स्थिति, आकार और स्थिति। फिर उसके बाद देखेंगे पड़ोसी देश और सीमा, पड़ोसी देश और सीमा। ये तीनों टॉपिक पे आज देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और पहला हेडिंग क्या था? नाम। पहला हेडिंग क्या था? नाम। तो देख लेते हैं भारत को पहले किस किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में जम्बू द्वीप नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे आर्य लोग आए। कौन लोग? आर्य लोग आए। आर्य लोग के आने के कारण भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा। और आर्य लोग कहां से आए थे, इस मत पे बहुत सारे विद्वान लोग अपना अपना मत देते हैं। तो चलिए कौन कौन विद्वान ने क्या क्या मत दिया उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्य लोग कहां कहां से आए थे। तो एक विद्वान थे जिन्होंने कहा कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। ये किसने कहा? ये कहा मैक्स मूलर ने कहा। फिर उसके बाद दयानंद सरस्वती जी ने आर्य लोग को कहां से आया है बोले? तिब्बत से आए हैं बोले। किन्होंने कहा? ये कहा दयानंद सरस्वती जी ने। ये दयानंद सरस्वती जी ने कहा। फिर उसके बाद बीजीटी बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा। बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये किन्होंने कहा? ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा। फिर उसके बाद यूरोप से आए हैं बोले। एक विद्वान ने कहा यूरोप से आए हैं। आर्य लोग कहां से आए हैं? यूरोप से आए हैं। तो यूरोप से आए हैं किसने बोला? ये विलियम जोन्स ने बोला। तो देखिए कितने जगह से आए हैं बताएं? बहुत जगह से बोले। आर्य लोग पहले बोले मध्य एशिया से आए हैं, मैक्स मूलर जी ने कहा। फिर उसके बाद तिब्बत से आए हैं, दयानंद सरस्वती जी ने कहा। उत्तरी ध्रुव से आए हैं बोल के बाल गंगाधर तिलक जी का मत था। और यूरोप से आए हैं करके विलियम जोन्स जी ने कहा। चलिए इतना हो गया। देख लिए कहां कहां से आए हैं, कौन कौन ने क्या क्या मत दिया। ठीक, तो आर्य लोगों के कारण भारत का नाम क्या पड़ा? आर्यवर्त पड़ा। आर्यों के कारण भारत को आर्यवर्त कहा गया। और ये आर्यवर्त शब्द का प्रथम उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में होता है। ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद
ऋग्वेद। और ये हमारा ऋग्वेद हमारे 4 वेद, तो आप सभी को पता ही होगा हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में ही आर्यवर्त का उल्लेख प्रथम बार मिलता है। फिर आर्य के बाद आर्यवर्त में, आर्य में एक प्रसिद्ध और बहुत ही प्रतापी राजा भरत हुए। राजा भरत के ही नाम पर आज का भारत का नाम भारत पड़ा। राजा भरत के नाम पर भरत पड़ा और ये भरत राजा आर्य थे। फिर उसके बाद आर्यों के बाद किन लोगों का आगमन हुआ? इधर लिख देता हूं। आर्यों के बाद किन लोगों का आगमन हुआ? तो आर्यों के बाद ईरानियों का आगमन हुआ। आर्यों के बाद ईरानियों का आगमन हुआ। तो और आर्य लोग इस उत्तरी एरिया में थे, सक्रिय थे, भारत के उत्तरी एरिया में सक्रिय थे। ईरानी लोग आए तो ईरानी लोगों ने भारत को क्या कहकर पुकारा? और ईरानी लोग ह को श कहकर पुकारते थे। ह का उच्चारण क्या करते थे? स के रूप में करते थे। सॉरी उल्टा, श को ह के रूप में उच्चारण करते थे। और आर्य सिंधु नदी के किनारे आर्य लोग बसे हुए थे। कौन सी नदी के किनारे थे? सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे आर्य लोग बसे हुए थे। इसलिए ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदू नदी कहा। और वहां आसपास निवास करने वाले लोगों को हिंदू कहा। और उस जगह को क्या कहा? उस जगह को कहा हिंदुस्तान। इस प्रकार भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है भारत को हिंदुस्तान कहकर सबसे पहले किन लोगों ने पुकारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरानियों ने पुकारा। ईरानियों के बाद कौन लोग आए? तो ईरानियों के बाद आए यूनानी लोग। इन्होंने सिंधु नदी को क्या कहकर पुकारा? यूनानी लोगों ने सिंधु को इंडस नदी कहकर पुकारा। और इंडस नदी सिंधु नदी को कहा जाता था और उसके आसपास होने के कारण इंडस से इंडिया नाम पड़ा। इंडिया, आज का वर्तमान इंडिया। और हमारे संविधान में भारत के लिए इंडिया अर्थात भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। इंडिया अर्थात भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। किसमें? हमारे संविधान में। चलिए, इतना हो गया नाम का परिचय खत्म। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से मैं इसको बिता लेता हूं। अब दूसरा टॉपिक क्या था हमारा? आकार और स्थिति। आकार और
स्थिति, आकार और स्थिति। तो भारत, हमारे प्यारे भारत का आकार कैसा है? आकार देखिए, मैप को देखिए, कुछ इसी तरह से बना हुआ है मैप। तो ये चतुष्कोणीय, देखिए 4 कोण है, ये एक कोण, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये चतुष्कोणीय है। कैसा? चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। ठीक, चतुष्कोणीय है भारत की स्थिति। अब भारत की स्थिति देख लेते हैं कैसे कैसे है। तो भारत की स्थिति देखने से पहले हम लोग पहले यहां पे ये दिशा के लिए एरो बना लेते हैं। ये ठीक, ये हमेशा किसी भी मैप के ऊपर का भाग कौन सी दिशा होता है? उत्तर दिशा। तो ये वाला हिस्सा उत्तर हो गया, और इधर पूर्व रहता है, बाई तरफ पूर्व होता है, और नीचे की तरफ दक्षिण होता है हमेशा, और इधर बाएं तरफ पश्चिम होता है, पश्चिम। ठीक, और इन दिशाओं को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं। उत्तर दिशा को उदीची नाम से जाना जाता है, उदीची। उत्तर दिशा को उदीची, पूर्व को प्राची नाम से भी जाना जाता है, और दक्षिण को अपाची, दक्षिण को अपाची नाम से भी जाना जाता है, और पश्चिम को प्रतीची, प्रतीची, प्रतीची नाम से भी जाना जाता है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थिति देखने से पहले हम लोग ग्लोब में उनकी स्थिति देख लेते हैं, भारत की स्थिति देख लेते हैं। ये इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए, ये हमारा काल्पनिक रेखा है, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक, और ये है दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली देशांतर रेखा। देखिए, पृथ्वी पे ऐसा वास्तविक कोई भी रेखा नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है जिनको अध्ययन की सुविधा के लिए खींचा गया है। तो ये हमारा पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में हमारा भारत कौन से एरिया में हो जाएगा? देखिए, ये अक्षांशीय रेखा है, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। पहला ये उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। और ये रेखा भी 2 भागों में बांटती है। तो ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। तो ये चारों में से भारत कौन सी दिशा में है? तो भारत, हमारा प्यारा भारत इस दिशा में है, हमारा प्यारा भारत इस दिशा में। तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा? उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध। देखिए, उत्तर में भी है और पूर्व में भी है, तो ये हो जाएगा भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहां है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। चलिए, और भारत, हमारा प्यारा भारत कौन से महाद्वीप में है? तो हमारा प्यारा भारत एशिया महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में है, मतलब कौन सी दिशा में है? तो ये हो जाएगा दक्षिण दिशा में है, नीचे की तरफ है हमारा प्यारा भारत एशिया में, एशिया के हिसाब से देखें तो। और
दक्षिणी भाग में है। दक्षिणी भाग में और कौन कौन से देश आते हैं तो देख लेते हैं उसको पहले। तो दक्षिणी भाग में आते हैं, पहला पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान। दूसरा आ जाता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तीसरा आ जाता है नेपाल। चौथा आ जाता है भूटान। पांचवा आ जाता है म्यांमार। और छठवा आ जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश ये दक्षिणी भाग के देश है एशिया के। और इनमें से पूछा जाता है कि एशिया के दक्षिण भाग में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारा प्यारा भारत। भारत दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के हिसाब से भी, जनसंख्या के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी है। जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा प्यारा भारत सबसे बड़ा है दक्षिणी एशियाई देशों में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, चलिए। अब स्थिति देख लेते हैं इसका। भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है हमारे प्यारे भारत का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, और इसमें से ये देख लेते हैं, यहां से ये उत्तर से दक्षिण और ये पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। तो उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई है 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई भारत की। और बात कर लेते हैं पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम लंबाई है 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर है। ठीक, इतना क्लियर है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं ठीक, इतना क्लियर है। ठीक, अब देखते हैं भारत के, ये देखिए यहां से, ये जो मैं किया हूं, यहां से आपका सागर शुरू हो जाता है, हिंद महासागर। यहां हिंद महासागर है और अरब सागर यहां है, और यहां क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो ये देखिए यहां भी मैं किया हूं, तो यहां से हमारा जलीय सीमा रेखा प्रारंभ हो जाता है। यहां से जलीय सीमा रेखा प्रारंभ हो जाता है। तो जलीय और तटीय दोनों की लंबाई अलग अलग है। तो यहां से देखें
ऐसे करते हुए यहां तक, यहां तो मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा, मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा, मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है यहां से यहां तक की लंबाई। और यहां स्थलीय तटीय सीमा रेखा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा ये कितना है, तो ये है 6,100 किलोमीटर है, 6,100 किलोमीटर है मुख्य भूमि से। और इसमें यहां हमारा दादरा, यहां हमारा कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये लक्षद्वीप है। तो इन सभियों की सीमा को मिलाने के बाद, मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा द्वीप को मिलाने के साथ, ये दोनों द्वीप समूहों को मिलाने के साथ मुख्य भूमि नहीं होगा, सॉरी, इनको मिलाकर मुख्य भूमि नहीं होगा, ठीक। तटीय द्वीप सीमा रेखा, तटीय द्वीप की सीमा, इनको भी मिलाएंगे जली को और इन द्वीपों की लंबाई को भी मिलाएंगे, तो ये कुल कितना है 7,615.6 किलोमीटर, ये इतना है। स्थलीय सीमा 15,200, तटीय सीमा 6,100 और तटीय द्वीप को मिला के कुल कितना है 7,615.6 किलोमीटर। अब देखिए इसको और इसको जोड़ने से भारत की कुल लंबाई, भारत की मुख्य स्थलीय दोनों को मिला के कुल लंबाई कितनी आ जाएगी, तो चलिए इसको प्लस करके देखते हैं। 15,200 प्लस ये कितना है 7,615.6, चलिए इसको जोड़ के देखते हैं। यहां कुछ नहीं तो 6 का 6, यहां 10 ये 0 और 5 जुड़ेगा तो 5, ये 1 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 5 7 12 का 2 हासिल है 1, ये 2, तो भारत की कुल लंबाई इतनी होगी 22,815.6 किलोमीटर, इतनी होगी, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, इतना क्लियर है, ठीक। अब देख लेते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा, ये तो समझ आ गया होगा आप लोग को, फिर भी बच्चे देख लेते हैं। ये क्या है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ठीक। और भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को, ये भूमध्य रेखा के समानांतर खींच रहे हैं समानांतर में, तो ये अक्षांशीय रेखा कहलाएंगे, अक्षांशीय रेखा। और ये कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव और ये है उत्तरी ध्रुव, तो ये ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, काल्पनिक रेखा, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारे देशांतरीय रेखा कहलाती है, देशांतरीय रेखा कहलाती है, ठीक है। अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा, तो चलिए आगे देख लेते हैं हम।
अक्षांशीय रेखा। ठीक, अब ये रेखा खींची गई है तो इनकी भी निश्चित संख्या होगी। तो देख लेते हैं कितनी कितनी है। तो अक्षांशीय रेखाओं की संख्या, अक्षांशीय रेखा ये कितने हैं? टोटल 180। ठीक, 180 है। और देशांतरीय रेखाओं की संख्या, देशांतरीय रेखाओं की संख्या ये कितनी है? 360। तो अक्षांशीय रेखा की तुलना में देशांतरीय रेखाओं की संख्या अधिक है ना? 160 और 180 और 360। ठीक, और प्रत्येक अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांशीय रेखाओं की दूरी, बीच की दूरी, रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? अच्छा डाटा है 111 किलोमीटर, मतलब 111 किलोमीटर होती है। ये देखिए, दो अक्षांशीय रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है, उसी तरह दो देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी मिनट में कितनी होती है? दो देशांतरीय रेखाओं की बीच कितने मिनट का अंतर होता है? मिनट का अंतर होता है। तो ये हो जाएगा 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट? 4 मिनट। कितने मिनट? 4 मिनट। चलिए, कितना क्लियर है? ठीक, चलिए अब देख लेते हैं हमारा प्यारा भारत कितने अक्षांश और कितने डिग्री देशांतरीय रेखाओं में बसा हुआ है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। इसको मिटा दो क्या पूरा? ठीक, मिटा देता हूं तो आप अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, ये ऐसा और ऐसे हो, तो ऊपर में भी ये ऐसे गया होगा और इधर भी। ठीक, तो अब कितने अक्षांशीय डिग्री में है हमारा प्यारा भारत और कितने देशांतरीय विस्तार में है, इसको देख लेते हैं। तो यह उत्तर तरफ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, नीचे है तो दक्षिणी अक्षांश नहीं होगा, क्योंकि ग्लोब में देखे हैं हम लोग भारत किधर है? उत्तरी अक्षांश में है, तो उत्तरी अक्षांश ही होगा। नीचे है करके दक्षिणी अक्षांश मत लिख दीजिएगा, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ठीक। और ऊपर में कितना है? ऊपर में है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ये भी है उत्तरी अक्षांश, ये भी है उत्तरी अक्षांश। ठीक, उसी तरह इधर 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। और पूर्व में देख लेते हैं 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, ठीक। ये कहां है उसको भी बता देते हैं हम।
ये तो लद्दाख साइड का एरिया हो जाएगा, और ये तमिलनाडु साइड का एरिया, ये गुजरात का, और ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इतना क्लियर है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं अच्छे से। अक्षांशीय विस्तार भारत का, अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी अक्षांश, दोनों ही उत्तरी अक्षांश होगा ना, उत्तरी अक्षांश दोनों ही उत्तरी अक्षांश में होगा। ठीक, इतना क्लियर है? ठीक। और देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार ये कितना है? तो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ये भी पूर्वी देशांतर होगा, पूर्वी देशांतर, ये भी पूर्वी देशांतर होगा। ठीक है, ये भी समझ आया? ठीक। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक, इतना क्लियर है? ठीक है, ठीक। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब देख लेते हैं पूरे विश्व में हमारे भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है। भाई देश है तो उनके बीच छोटे बड़े होंगे ही, तो उस हिसाब से भारत का स्थान कितना है देख लेते हैं। भारत का स्थान कितना है, तो इसके लिए एक ट्रिक है। चलिए ट्रिक देखते हैं क्या है। इसका ट्रिक है रुक चीन अब आया भारत। ये क्या, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की स्थिति का ट्रिक। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से देश का नाम आता है। तो ये रूस है, रूस आ जाएगा, ये सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके बाद कनाडा, कनाडा है। उसके बाद ये पूरा चीन, चीन है। फिर इससे है अमेरिका, चौथे नंबर पे कौन सा है, अमेरिका। चौथे नंबर पे है अमेरिका। पांचवें नंबर पे है ब्राजील, पांचवें नंबर पे है ब्राजील। और इसमें से आ को लेंगे। छठवें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पे है, सातवें नंबर पे है हमारा प्यारा भारत। ये क्षेत्रफल के हिसाब से है। ये 1 2 3 4 5 6 7, सातवें नंबर पे है हमारा भारत। और कभी कभी एग्जाम में 8वें नंबर का सबसे बड़ा देश पूछ लिया जाता है। हम तो भारत तक ही पढ़ते हैं और एग्जाम में पूछ देता है तो उसको स्किप करना पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं 8वें नंबर का सबसे बड़ा देश कौन सा है। 8वां देश, 8वां सबसे बड़ा देश 8वें नंबर का, तो ये है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक, जिन्होंने हाल ही फीफा वर्ल्ड कप जीता है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता है, अर्जेंटीना।
ठीक, जहां से कौन है फेमस फुटबॉल प्लेयर, कौन है मेसी। ठीक, याद रखिएगा। आठवां सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है। ठीक, और जनसंख्या के हिसाब से देख लेते हैं, जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, जनसंख्या के हिसाब से अभी तो भारत चीन को पीछे छोड़ के पहले नंबर पे आ गया है। पहला नंबर पर आ गया है भारत। ठीक, चलिए क्षेत्रफल के हिसाब से भारत देश को देख लिए कौन कौन से हैं। ये ठीक अच्छा है, इसको याद कर लीजिएगा। एक बार फिर दोहरा लेते हैं। रुक चीन, अब आया भारत। रू से रूस, का से कनाडा, चीन से चीन, अ से अमेरिका, आ से अमेरिका, फिर ब से ब्राजील, फिर आ से ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वें नंबर पे है भारत, और 8वें नंबर पे पूछ लिया जाता है तो 8वें नंबर पे है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना। ठीक, चलिए इसको मिटा देता हूं। ठीक, अब देख लेते हैं तीन सबसे छोटे देश तो कौन कौन से हैं। इसके लिए भी ट्रिक है, तीन सबसे छोटे देश के लिए भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, चलिए देख लेते हैं। वेटी मोना, ये ट्रिक है सबसे छोटे तीन देश के लिए। तो देख लेते हैं सबसे पहले वेटिकन सिटी, इसका क्षेत्रफल कितना है कुल 0.44 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, इतना वेटिकन सिटी। दूसरा कौन सा है, मोनाको, ये दूसरे नंबर का सबसे छोटा देश है मोनाको। ठीक, और तीसरे नंबर का कौन सा है, तीसरे नंबर का यहां से नौरू, ये तीसरे नंबर का सबसे छोटा देश है। ठीक है, इतना काफी है। एग्जाम में पूछेगा तो पहला दूसरा तीसरा ही पूछेगा, इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है। बेटी मोना, सबसे छोटे देशों के ट्रिक, बेटी मोना। तो वे से वेटिकन सिटी, मो से मोनाको, न से नौरू। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। ठीक, ठीक है। अब देख लेते हैं सीमा और पड़ोसी देश, सीमा और पड़ोसी देश। ठीक, तो चलिए उससे पहले हम लोग जी ये मिटा दो क्या, ठीक मिटा देता हूं। ठीक, ठीक, अब देखिए भारत है, तो भारत में भी राज्यों में छोटे बड़े क्रम होंगे। तो देख लेते हैं तीन सबसे बड़े राज्य भारत में कौन कौन से हैं। तो इसमें देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले यहां पे आ जाएगा हमारा, कौन सा आ जाएगा, यहां कौन सा देश राज्य है। तो पहला है राजस्थान, क्षेत्रफल के हिसाब से। दूसरे में उसके बाद यहां पे है, यहां पे मध्य प्रदेश है। फिर तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे यहां नीचे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है
महाराष्ट्र, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए क्या हो गया, ठीक। अब देख लेते हैं कर्क रेखा और मानक समय रेखा, कर्क रेखा और मानक समय रेखा। तो सबसे पहले देखते हैं मानक समय रेखा, ठीक है। मानक समय रेखा यहां से ऐसे करके, मानक समय रेखा यहां से ऐसे करके इतना दूर तक फैले, और इसे पूछ लिया जाता है मानक समय रेखा कितना डिग्री देशांतरीय रेखा में, तो ये है ठीक। मानक समय रेखा कहां कहां से होकर गुजरती है उसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो देख लीजिए यहां से कौन कौन से राज्य आ सकते हैं। तो इसमें मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? पहला, मानक समय रेखा का निर्धारण कहां से हुआ है? इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद के नैनी से हुआ है, ठीक है। और इलाहाबाद जाहिर सी बात है, इलाहाबाद कहां आएगा? उत्तर प्रदेश, तो सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सबसे पहला राज्य जहां से आईएसटी गुजरती है, आईएसटी गुजरती है, पहला उत्तर प्रदेश। दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा आ जाएगा? यहां पे फैला हुआ ऐसे मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश थोड़े से भाग से होकर गुजरता है, तो दूसरा में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद तीसरा में छत्तीसगढ़, तीसरे में आ जाता है छत्तीसगढ़, यहां छत्तीसगढ़, यहां से ऐसे छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा, यहां पे क्या है? यहां पे छत्तीसगढ़ के नीचे लगा हुआ है छत्तीसगढ़ से ओडिशा, ओडिशा, ठीक। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा, पांचवा उसके बाद कौन सा है? यहां से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक। अब देख लेते हैं हमारा कर्क रेखा। तो कर्क रेखा लगभग भारत को समान, सॉरी यहां से ऐसे करके नीचे होते हुए ऐसे गया है, ठीक ठीक। यह है कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक ठीक। कर्क रेखा, कर्क रेखा ये पूछा जाता है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से? चलिए देखते हैं। पहला यहां से देखते हैं, पहला कहां है? पहला है आ जाएगा गुजरात, दूसरा उसके बाद यहां थोड़ा सा लगता है राजस्थान, तीसरा राजस्थान के बाद कौन सा आ जाएगा? मध्य प्रदेश,
चौथा चौथा आ जाएगा छत्तीसगढ़, इसको 8वें नंबर से लिख रहा हूं सीधी, छत्तीसगढ़। उसके बाद 5वां, छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा झारखंड, ठीक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद आ जाएगा 6वां पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद 7वां में आ जाएगा त्रिपुरा, 8वां में आ जाएगा, 8वां में मिजोरम, 8वां में आ जाएगा मिजोरम। इन्हीं 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। देख लेते हैं कौन कौन सी। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा, 8वां मिजोरम। और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि देखिए कर्क रेखा और मानक समय रेखा IST, कर्क रेखा और IST का कटान बिंदु कौन से राज्य में है। तो देखिए यहां से ये कौन सा राज्य बताया था मैं, छत्तीसगढ़। तो कर्क रेखा और IST मानक समय रेखा का कटान बिंदु छत्तीसगढ़ में, कर्क रेखा और IST का कटान बिंदु दोनों एक दूसरे को कौन से राज्य में काटती है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक। चलिए इसको मिटा दूं, ठीक। ठीक, इतना हो गया क्लियर। ठीक, ठीक। और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस राज्य की तटीय सीमा रेखा सबसे अधिक है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, देखिए इसकी तटीय रेखा सबसे अधिक है, तो ये कौन सा राज्य है, गुजरात, गुजरात, गुजरात की तटीय सीमा रेखा सबसे अधिक है। ठीक, तटीय रेखाओं को स्पर्श करने वाले राज्य कितने हैं। तटीय सीमा रेखा से, तटीय सीमा रेखा वाले राज्य, तटीय सीमा रेखा वाले राज्य, ये कितने हैं, तो इसकी संख्या टोटल है 9 राज्य, टोटल संख्या 9 है, पूछ लिया जाता है। और इन 9 राज्यों को छोड़ के बाकी कितने, 19 राज्य क्या है, स्थल अवरुद्ध है, स्थल अवरुद्ध। स्थल अवरुद्ध मतलब क्या है, लैंड लॉक, मतलब चारों ओर से वो स्थलीय सीमा रेखा से ही घिरे रहते हैं। तो उनकी संख्या कितनी है, 19। 9 तो स्थलीय सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले राज्य हो गए। ठीक, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है, ठीक, ठीक। और देखिए कर्क रेखा हमारे भारत से तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और पूछ लिया जाता है, विश्व स्तर पर पूछ लिया जाता है कर्क रेखा कितने देश से होकर, कितने राज्य नहीं, कितने देश से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 देश, टोटल 18 देश से होकर गुजरती है कर्क रेखा, टोटल 18 देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक ठीक है, चलिए ठीक है, अब भारत के पड़ोसी देश देख लेते हैं। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश देखिए कौन कौन से हो जाएंगे। भारत के पड़ोस में कौन कौन से देश हैं? तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या टोटल कितनी है? पड़ोसी देशों की संख्या टोटल 9 है, 9, और इसमें से 7 स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। स्थलीय सीमा स्पर्श करते हैं 7 राज्य। और 2 ऐसे हैं जो जलीय सीमा स्पर्श करते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। ये हो जाएगा सबसे पहले कौन सा? पाकिस्तान पहला, पाकिस्तान दूसरा, पाकिस्तान के बाद कौन सा आ जाएगा? नेपाल तीसरा, भूटान चौथा, नेपाल भूटान, फिर उसके बाद आ जाएगा नेपाल भूटान, फिर बांग्लादेश, पांचवा म्यांमार, छठवा कौन सा? भारत, अफगानिस्तान है कि स्थलीय सीमा। ठीक, ये अफगानिस्तान भी आता है, अफगानिस्तान छठवा सातवां। ठीक, देखिए भारत पाकिस्तान लगता है सीमा। ठीक, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान सब। ठीक है, चलिए ये हो गया पड़ोसी देश। अब देख लेते हैं और जलीय सीमा को टच करने वाला कौन कौन सा है? ये देखिए, ये श्रीलंका एक है, और यहां पे आ जाएगा मालदीव। तो 2 ऐसे देश हैं जो स्थलीय सीमा को नहीं, जलीय सीमा साझा करते हैं। तो पहला लक्षद्वीप नहीं, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक, ठीक है, अब देख लेते हैं भारत के विभिन्न देशों के साथ कौन कौन से सीमा रेखा है। ठीक है, भारत के साथ कौन कौन से देश सीमा रेखा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए सीमा रेखा साझा, सीमा रेखा देशों के बीच। तो सबसे पहले भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है? क्या नाम से जाना जाता है उसको? डूरंड
रेखा डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। और डुरंड रेखा का निर्धारण 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896। भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा का निर्धारण 1896। दूसरा देखते हैं, भारत और चीन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण, उस रेखा को क्या कहा जाता है? मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा, इसका निर्धारण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ठीक, उसके बाद तीसरा देखते हैं, भारत और अफगानिस्तान को डुरंड रेखा, भारत और चीन मैक-मोहन रेखा, और भारत और पाकिस्तान, ये तो मेन है, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, इसका निर्धारण कब हुआ था? 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ तभी इसका निर्धारण हो गया था। ठीक है, चौथा देखते हैं, भारत और श्रीलंका। ये देखिए, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, इनके बीच सीमा रेखा कौन सा है? जलीय सीमा रेखा है। तो जलीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? पाक जल डमरू। पाक जल डमरू, देखिए नाम देखने से पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा होगा जैसे लगता है, पाक जल डमरू, या फिर मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा 1896 में निर्धारण हुआ। दूसरा, भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा 1914 में निर्धारण हुआ। तीसरा, भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा 1947 में हुआ। और चौथा, भारत और श्रीलंका के बीच जलीय सीमा रेखा है जिसका नाम है पाक जल डमरू। ठीक, और एक है असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच एक नदी है जो सीमा रेखा का निर्धारण करती है, जिसका नाम क्या है? संकोश नदी। ये किनके बीच सीमा रेखा निर्धारण करती है? असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा रेखा निर्धारण करती है। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।